सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एट KK ITI। और आज के इस क्लास में मैं आपको आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में बताने वाला हूँ। आइसोमेट्रिक स्केल को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका यूज़ कहाँ हम करते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ हम करते हैं मेनली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। जब भी हम कोई किसी वस्तु का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो आइसोमेट्रिक स्केल के हेल्प से ही हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेंथ क्या होगी। यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का बनाएंगे तो उसके डायमेंशंस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या बनेंगे, उसे हम आइसोमेट्रिक स्केल के मदद से प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप प्रोजेक्शन के वीडियो में देख चुके हैं कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है उसमें जो डायमेंशंस होते हैं वो एक्चुअल से यानी कि वास्तविक डायमेंशन से कुछ कम होते हैं। तो वो कितने कम होते हैं और क्यों कम होते हैं उसका पता आपको आज आइसोमेट्रिक स्केल में लगेगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने एक ग्राफ जैसा कुछ बना हुआ है। असल में ये दर्शाता है एक्चुअल लेंथ को और आइसोमेट्रिक लेंथ को। तो जब भी हम आइसोमेट्रिक स्केल का कैलकुलेशन करेंगे तो हम दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे। वो पहला है एक्चुअल लेंथ और दूसरा है आइसोमेट्रिक लेंथ। अभी एक्चुअल लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ क्या है इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जो एक्चुअल लेंथ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वास्तविक विमाओं को यानी कि एक्चुअल डायमेंशंस को दर्शाता है। यानी कि असल में कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी लंबी है। और जो ये आइसोमेट्रिक स्केल है वो ये बताएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर लेंथ की है तो आइसोमेट्रिक स्केल पर उसकी लंबाई क्या होगी, कितनी होगी। तो चलिए इसे देख लीजिए। O से लेकर के यहाँ तक A तक जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये एक्चुअल लेंथ को दर्शाती है और ये क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पर बनी होती है। यानी कि ये 45 डिग्री पर। तो आपको याद रखना है कि जब भी एक्चुअल लेंथ बनेगा तो 45 डिग्री के एंगल पर बनेगा। अब यहाँ पे जो आप मार्किंग्स देख रहे हैं 1 2 3 4, मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर की है। यानी कि यहाँ 0, इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ टोटल 10 सेंटीमीटर तक की लाइन बनी हुई है। अब आइसोमेट्रिक एक्चुअल लेंथ की बात कर दी हमने। अब देखते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ की क्या कहानी है। तो जो आइसोमेट्रिक लेंथ बना हुआ है वो 30 डिग्री के एंगल पर बनता है। अब इस 30 डिग्री को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनते हैं वो हमारे 30 डिग्री के एंगल पर होते हैं। दो विमाएं 30 डिग्री के एंगल पर बनी होती है। यहाँ पे भी वही केस है। अगर एक लाइन 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन की गई है इसका मतलब ये एक आइसोमेट्रिक लेंथ है। तो इस पर भी कुछ मार्किंग की गई है 1 2 3 4 करके। लेकिन ये जो मार्किंग है वो सेंटीमीटर की ही है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से कम की मार्किंग है। जो यहाँ से मान लीजिए कि इस एक्चुअल लेंथ पर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अगर एक लाइन परपेंडिकुलर नीचे गिरेगी तो यहाँ पर कट करेगी आइसोमेट्रिक लेंथ को। तो यहाँ पे जो कट करेगी तो यहाँ से अगर हम इस 4 तक मेज़र करेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर नहीं 4 से कम आएगी। क्यों कम आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। बस आप इतना समझ लिए फिलहाल कि जब यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर से कम रहेगी। तो मेज़रमेंट हम कुछ इसी प्रकार से लेते हैं। हम कैसे लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको 5 या फिर 6 सेंटीमीटर का पता करना है कि 6 सेंटीमीटर की लंबाई आइसोमेट्रिक लेंथ पर कितनी आएगी, तो 6 सेंटीमीटर तक हम जाते हैं। वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर जो क्षैतिज के परपेंडिकुलर हो उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसे मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी और वो जिस पॉइंट से गुजरेगी वो 6 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगी। फिर इसकी दूरी हम नाप लेंगे और ये दूरी जितनी आएगी उतनी ही आइसोमेट्रिक लेंथ कहलाएगी। 6 सेंटीमीटर के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ उतनी होगी। लेकिन हर एक मेजरमेंट के लिए हम स्केल लेकर नापने नहीं बैठेंगे। हम एक कैलकुलेशन के ज़रिए एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं जिसके हेल्प से हर एक बार जब भी हमें एक्चुअल लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करना हो तो उस जनरल फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो OAC एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। यानी कि ट्रायंगल OA और C। और अगर इसमें बात करेंगे OBC तो एक दूसरा ट्रायंगल है OBC। ये दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की खास बात ये है कि ये दोनों एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है और ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की खास बात यह है कि हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल OAC की बात करते हैं। तो अगर हम OAC में चलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो cos 45 डिग्री। अब ये 45 क्यों? क्योंकि जो बड़े वाले ट्रायंगल में जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसमें एक्चुअल लेंथ इन्वॉल्व है और एक्चुअल लेंथ 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा? cos थीटा इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा विकर्ण। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा आधार क्या है? OC है। तो चलिए यहाँ पे OC लिख देते हैं। उसके बाद हमारा विकर्ण क्या है? OA। तो यहाँ पे हम OA लिख देते हैं, ठीक है। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/√2 इक्वल टू OC/OA। ये आपके पास एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया है। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अब चलिए दूसरे ट्रायंगल में हम चलते हैं। इस दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में। यहाँ पे भी हम cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है इसीलिए हम 30 डिग्री की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू फिर से वही आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा विकर्ण। आधार है हमारा OC और विकर्ण है हमारा OB, ठीक है। अब cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है OC/OB। अब यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिल गया। अब इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है? 1/√2 इक्वल टू OC/OA और हमें इसे डिवाइड करना है टोटल किससे करना है? इक्वेशन 2 से यानी कि √3/2 इक्वल टू OC/OB। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए इधर का अपना सॉल्व हो जाएगा और इस तरफ का अपना सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से करेंगे? 1/√2 इंटू नीचे का जो होता है वो पलट जाता है यानी कि अंश बन जाता है हर और हर बन जाता है अंश। तो 2/√3 हो जाएगा इधर का और इसी तरह से इस तरफ भी किया जाएगा। तो इक्वल टू में हमारा आ जाएगा OC/OA इंटू नीचे का भी वो पलट जाएगा तो OB/OC। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई अब OC और ये OC कट जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा ऊपर OB और नीचे OA, ठीक है। तो ये फाइनली हमें ये रिलेशन यहाँ पर आकर मिलता है। इस रिलेशन को आप गौर से देखिए। इस रिलेशन में क्या है? OB और नीचे OA। अब OB को देखिए क्या है? OB जो हमारा है ये वाला हिस्सा OB ये है हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ और जो OA है O से लेकर के A है ये है हमारा ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू लेंथ। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमें आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ के बीच में एक रिलेशन मिल गया है और ये रिलेशन ये है। अब इस रिलेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा रिलेशन बचता है जिसमें से OB मैं अभी बता चुका हूँ। OB है हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ और OA है हमारा ट्रू लेंथ जिसे हम एक्चुअल लेंथ भी कह सकते हैं, एक्चुअल लेंथ। अब एक यूज़ करने लायक परफेक्ट रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओवरऑल मिलेगा 0.816। इसके बाद और भी टर्म्स होते हैं लेकिन राउंड फिगर में हम 816 लिखते हैं या 815 भी ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आया 0.816 इक्वल टू OB यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ और OA यानी कि ट्रू लेंथ, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ के बीच में 0.816 का रिलेशन है। तो चलिए इसे इधर ले आइए। अब OA की जगह हम ट्रू लेंथ लिखते हैं, ट्रू लेंथ इंटू 0.816 बराबर OB यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ इक्वल टू
ये, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रू लेंथ को जब हम 0.816 से गुणा करते हैं तो हमें आइसोमेट्रिक लेंथ मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है और 1 से हम 0.816 को गुणा करेंगे तो आइसोमेट्रिक लेंथ हमें मिलेगा 0.816, जो कि 1 से कम है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका था यहाँ पे कि जैसे अगर मान लिए 6 हम 0 से 6 सेंटीमीटर नापते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ देखते हैं तो वो 6 से कुछ कम ही रहेगा। तो कितना कम होगा वो आपको इस रिलेशन से पता चल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जिसका लेंथ है कुछ मान लीजिए 10 mm, 10 mm है। ये इसकी एक्चुअल लेंथ है या फिर ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो हमें इसका आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करना होगा। तो आइसोमेट्रिक लेंथ को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रू लेंथ को 0.816 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 10 को हम 0.816 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8.16 मिलीमीटर। तो जो असल में 10 मिलीमीटर की ऑब्जेक्ट होगी वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 8.16 मिलीमीटर की बनेगी। तो इस तरह से आपके पास अगर कई सारे जितने भी आपके पास आते हैं डायमेंशंस, उसे अगर आप प्रोजेक्शन में बनाना चाहें, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनाना चाहें तो सिंपली इससे आप मल्टीप्लाई करते जाइए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 0.816 है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों यूनिटलेस क्वांटिटी है? यहाँ पे देखिए OB/OA, मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेंटीमीटर का सिस्टम लेते हैं तो जो ये OB है इसकी लंबाई भी कुछ सेंटीमीटर में होगी और जो ये OA है इसकी लंबाई भी कुछ सेंटीमीटर में होगी और ये AB और BC की भी लंबाई कुछ सेंटीमीटर में होगी। फिलहाल उसे आप इग्नोर कर दीजिए। तो मान लीजिए कि सेंटीमीटर का सिस्टम लेते हैं तो लंबाई सबकी सेंटीमीटर में होगी। कितनी होगी ये हमारा सवाल नहीं है, बस यहाँ पे यूनिट का सवाल है कि सेंटीमीटर में होगा। तो जब सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हो लेकिन सेंटीमीटर तो साथ में जरूर रहेगा और नीचे भी सेंटीमीटर साथ में जरूर रहेगा। OB के साथ 1 सेंटीमीटर का साइन और OA के साथ 1 सेंटीमीटर का साइन। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ बटा में है तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आपस में कट जाता है। तो कट जाने के बाद हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचती है। इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है ये 0.816 जो आता है ये इसमें भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप कोई भी यूनिट का डायमेंशन ले सकते हैं। आप अगर मिलीमीटर में लेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर भी मिलीमीटर में मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो आपको आंसर भी सेंटीमीटर में मिलेगा। ध्यान रहे कि इसका कोई नहीं यूनिट होता है, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे यूनिटलेस। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बट अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करना हो तो 10 सेंटीमीटर के साथ 0.816 सेंटीमीटर लिख दिया करते हैं। तो ये करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर के हमें 8.16 दे देगा, लेकिन जब ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर 2 बार हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर स्क्वायर आ जाता है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल ही गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है और जो फाइनल मिलता है हमें वो शुरू के यूनिट के जैसा ही मिलता है। तो आज आइसोमेट्रिक स्केल में फ़िलहाल इतना ही। अगले क्लासेस में आपको आइसोमेट्रिक स्केल के और भी एप्लीकेशंस बताए जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल भी अपने कमेंट में ज़रूर लिख दें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।